नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी 3 देशों की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना। प्रस्थान वक्तव्य में लोकतंत्र और बहुलवाद में साझा रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की जताई आशा। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य पर दिया खास जोर। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में बोले पीएम, भारत की पहचान बनाने में नागरिकों के सामर्थ्य का बड़ा योगदान। कहा यह सदी भारत की होगी। महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने भाजपा बूथ कार्यकर्ताओं में एक है तो सेफ है के मंत्र के जरिए भरा उत्साह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनता से किए वादों को पूरा करने का दिया आश्वासन। झारखंड के दुमका और देवघर में अमित शाह ने जेएमएम और कांग्रेस पर लगाया घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप। प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी ठोक रहे हैं कांग्रेस की ओर से चुनावी ताल। और छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को किया ढेर। मुठभेड़ में 2 जवान घायल। हथियारों की बड़ी खेप की गई बरामद। और खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की वो यात्रा पर हैं। शुरुआत अफ्रीकी देश नाइजीरिया से कर रहे हैं। 17 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नाइजीरिया की यात्रा पर है। 17 नवंबर को प्रधानमंत्री नाइजीरिया में राष्ट्रपति टिनुबू से प्रतिनिधिमंडल स्तरीय द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। इसके बाद नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में भारतीय समुदाय के लोगों को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। और नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य जारी किया। पीएम ने लिखा कि वो नाइजीरिया की मेरी ये पहली यात्रा होगी जो पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र में हमारी करीबी साझेदार है। मेरी यात्रा लोकतंत्र और बहुलवाद में साझा विश्वास पर आधारित हमारी रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने का अवसर होगी। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय समुदाय और नाइजीरिया के मित्रों से मिलने का भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, जिन्होंने मुझे हिंदी में गर्मजोशी भरे स्वागत संदेश भेजे हैं। इसके बाद पीएम ने ब्राजील यात्रा का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि मैं 19वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा। पिछले साल भारत की सफल अध्यक्षता ने G20 को पीपल्स G20 में बदल दिया और वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं को अपने एजेंडे में मुख्यधारा में शामिल किया। इस साल ब्राजील ने भारत की विरासत को आगे बढ़ाया है। मैं एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के हमारे दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सार्थक चर्चाओं की आशा करता हूं। मैं कई अन्य देश के नेताओं के साथ द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर का भी उपयोग करूंगा। पीएम ने आगे लिखा कि 50 वर्षों से भी अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली गुयाना यात्रा होगी। हम अपने अनूठे संबंधों को रणनीतिक दिशा देने के लिए विचारों का आदान प्रदान करेंगे जो साझा विरासत, संस्कृति और मूल्यों पर आधारित है। मैं 185 साल से भी अधिक समय पहले प्रवास करने वाले सबसे पुराने भारतीय प्रवासियों को भी अपना सम्मान अर्पित करूंगा और गुयाना की संसद को संबोधित करूंगा। इस यात्रा के दौरान मैं कैरिबियाई साझेदार देशों के नेताओं के साथ दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में भी शामिल होऊंगा। हम हर मुश्किल समय में एक साथ खड़े रहे हैं। शिखर सम्मेलन हमें ऐतिहासिक संबंधों को नवीनीकृत करने और नए क्षेत्रों में अपने सहयोग का विस्तार करने में सक्षम बनाएगा।
तो भारत और नाइजीरिया ने एक दूसरे के साथ ऐतिहासिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। दोनों देशों ने दीर्घकालिक साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान, सर्वेक्षण सहयोग और सीमा शुल्क में सहयोग पर 3 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर भारत की ओर से विदेश सचिव दम्मू रवि और नाइजीरिया सरकार में विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव व राजदूत अहमद डुमोगा उमर द्वारा हस्ताक्षर किए गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया संस्थान हिंदुस्तान टाइम्स के शताब्दी वर्ष समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। प्रधानमंत्री संस्थान की इस लंबी यात्रा में शामिल सभी भागीदारों को उन्होंने शुभकामनाएं दी। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत अगर दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए है तो उसमें सिर्फ सामान्य नागरिकों का सामर्थ्य है। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने 100 साल में 25 साल गुलामी के देखे हैं और 75 साल आजादी के देखे हैं। इन 100 वर्षों में जिस शक्ति ने भारत का भाग्य बनाया है, भारत को दिशा दिखाई है, वो है भारत के सामान्य मानवी की सूझबूझ, भारत के सामान्य मानवी का सामर्थ्य। भारत के सामान्य नागरिक के इस सामर्थ्य को पहचानने में बड़े बड़े जानकारों से अक्सर गलतियां हुई है। अंग्रेज जब भारत छोड़कर जा रहे थे तो ये कहा गया कि ये देश बिखर जाएगा, टूट जाएगा, इसका कोई भविष्य नहीं है। जब इमरजेंसी लगी तो कुछ लोगों ने मान लिया था कि अब तो इमरजेंसी हमेशा ही लगी रहेगी, अब लोकतंत्र गया। कुछ लोगों ने, कुछ संस्थानों ने इमरजेंसी थोपने वालों की ही शरण ले ली थी, लेकिन तब भी भारत का नागरिक उठ खड़ा हुआ और इमरजेंसी को उखाड़ फेंकने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। उन्होंने कहा कि आज निवेश का मकसद रोजगार बढ़ाना है और विकास का मकसद नागरिकों को आत्मसम्मान देना है। हमारी सरकार ने देशवासियों को एक बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन दिया है। ये कॉम्बो इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट से डिग्निटी का है। हम विकास का ऐसा मॉडल लेकर चल रहे हैं जहां इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, डेवलपमेंट हो और वो डेवलपमेंट भारत के नागरिकों की डिग्निटी बढ़ाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा है और कहा कि अब आतंकी अपने घरों में भी असुरक्षित महसूस करते हैं, जबकि पिछली सरकारों में आतंकवाद के चलते लोग असुरक्षित महसूस करते थे। ये वो समय था जब पड़ोसी देश की आतंकवादी हरकतों की वजह से हमारे लोग अपने घर और शहरों में भी असुरक्षित रहते थे। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। अब वहां के आतंकवादी ही अपने घर में सुरक्षित नहीं है। और प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। 20 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र की महायुति सरकार के प्रयासों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि महायुति सरकार मराठी गौरव को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि महायुति सरकार समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने की कोशिश कर रही है। महायुति और महाआघाड़ी में यही अंतर है।
लोग इस अंतर को महसूस भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग महायुति सरकार से बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि वे जहां भी गए उन्हें भरपूर प्यार मिला। महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि महायुति सरकार अगले 5 वर्ष तक बनी रहे। पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रयासों की भी प्रशंसा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आपने पिछले कई महीनों में जो साधना की है उसकी सिद्धि का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा बहुत सौभाग्यशाली है कि उसके पास जन सेवा के लिए समर्पित कर्मठ कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है। महाराष्ट्र में महायुति की जीत सुनिश्चित करने के लिए आप सभी दिन रात जुटे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को अपना इतिहास पता है। जब तक देश में एससी, एसटी और ओबीसी को इसकी जानकारी नहीं थी तब तक कांग्रेस केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती रही थी। जब से समुदाय एकजुट हुए हैं, कांग्रेस की स्थिति कमजोर होती जा रही है। इसलिए कांग्रेस अब एससी, एसटी और ओबीसी को तोड़ना चाहती है। उन्होंने आगामी चुनावों में महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे के प्रयासों पर भरोसा जताया और कहा कि शिंदे ने जीत की हैट्रिक का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। देखते रहिए क्या होता है। हमें हैट्रिक बनानी है और सीधा छक्का मारना है। और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने झारखंड के मधुपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने झारखंड में बढ़ते घुसपैठ को लेकर आपत्ति जताई और झारखंड की मौजूदा सरकार और कांग्रेस पर घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाएंगे। सबसे पहले मैं घुसपैठ की बात करना चाहता हूं। ये घुसपैठ ये जो है, ये हमारे गरीब आदिवासी की बेटियों के साथ तीसरी चौथी शादी करते हैं और उनकी भूमि हड़प लेते, यहां पर आकर अपराध को बढ़ाते हैं। मगर मैं आज भाइयों बहनों वादा कर कर जाता हूं, पूर्ण बहुमत की सरकार बना दो। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरदार प्रचार प्रसार कर रही हैं। राज्य में अपनी सत्ता को बचाने के लिए कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। खिजरी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों से कई लुभावने वादे किए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राज्य में दुबरा से गठबंधन की सरकार अगर दोबारा बनती है, एक बार फिर से बहुमत मिलता है, तो लोगों को 5 किलो के बजाय 7 किलो राशन दिया जाएगा। झारखंड के लोगों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा करते हुए खड़गे ने कहा कि दोबारा सत्ता में लौटने पर मैया सम्मान योजना के तहत सभी महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। आप गठबंधन सरकार को फिर से हुकूमत में लाओ। हर एक को 5 किलो राशन के जगह 7 किलो राशन दिया जाएगा। हर गरीब परिवार को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। झारखंड के 10 लाख युवक युवतियों को रोजगार दिलाने का हम पूरा कोशिश करेंगे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। राजा, आओ। ये देखो मैसेज। कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा देके ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ।
मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और झारखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। इसी बीच झारखंड के आखिरी छोर पर बसे और बंगाल की सीमा से सटे पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में जनता का क्या है मिजाज, इसे जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। अभी डीडी न्यूज दिल्ली की टीम है पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में। जानेंगे जनता जनार्दन से, पूछेंगे उनका हाल और ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में आखिर कौन से मुद्दे प्रभावी हैं जो जनता के मन को छूते हैं। क्या मुद्दा है पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में अगर देखें तो सबसे बड़ा क्या मुद्दा? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो है जो घुसपैठिया जो बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, सबसे बड़ा मुद्दा है और लोग समझ नहीं रहे हैं। समझे जो कितना बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है झारखंड के लिए नहीं, पूरा देश के लिए। आपके हिसाब से कितना बदला पाकुड़? देखिए, ज़्यादा बदलाव तो नज़र नहीं आ रहा है। जैसे हम बात करेंगे पाकुड़ जिला का, तो शिक्षा के क्षेत्र में बात करना चाहेंगे तो वहाँ पे जो है पाकुड़ एक कॉलेज है KKM कॉलेज, वहाँ पर अभी PG की पढ़ाई नहीं हो रही है। वहाँ के विद्यार्थियों को महेशपुर और पाकुड़ के विद्यार्थियों को साहेबगंज जाना पड़ता है 120 किलोमीटर, तब कहीं जाके वो पोस्ट ग्रेजुएट कर पढ़ाई कर पाता है। और शिक्षा के मामले में कम से कम साहेबगंज जिले में, देखिए साहेबगंज में PG, पाकुड़ जिला में PG शुरू होना चाहिए। कितना बदला पाकुड़ इस 5 साल में अगर देखें तो कितना बदल पाया पाकुड़? अभी फिलहाल पाकुड़ में तो बहुत कुछ बदला है। सड़कें टूटी हुई हैं, शिक्षा का क्या हालत है यहाँ? शिक्षा का हाल बदतर है। बड़ी समस्या आपको क्या दिखाई पड़ रही है? बड़ी समस्या यहाँ जाम की समस्या है। हाँ, आए दिन मतलब एक्सीडेंट होते रहता है। कैमरामैन संदीप के साथ बरहड़बा पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। इस बीच चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ठाणे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बैग की एक बार फिर से जांच की है। इस चुनाव में ये दूसरी बार है जब उनके बैग की जांच की गई। इससे पहले पालघर में सीएम शिंदे का बैग चेक किया गया था। पालघर के कोलवाड़े पुलिस परेड ग्राउंड पर हेलीपैड पर सीएम शिंदे का बैग चेक किया गया। हेलीपैड पर उतरने के बाद ही उनके बैग की जांच की गई। इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बैग भी चेक किया गया था। बीजेपी की ओर से यह भी कहा गया है कि सभी को संवैधानिक व्यवस्था का पालन करना चाहिए। हालांकि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना UBT के प्रमुख उद्धव ठाकरे का बैग चेक करने पर सियासत गर्मा गई थी। यवतमाल में बैग चेक होने के बाद उन्होंने बीजेपी को घेरा था। और मुंबई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है, अब हमारे वो नौजवान नेता राहुल जी हाथ में पता नहीं वो लाल सा लिए रहते हैं, कहते हैं संविधान है। देखा नहीं है मैंने, संविधान लेकर चलते हैं, अच्छी बात है। संविधान सब लाल वही दिखाते हैं, जहां जाते हैं वही दिखाते हैं। कहा मैं जातिगत जनगणना करा के रहूंगा। क्या संकल्प है, जातिगत जनगणना में करा के रहूंगा। अबे जातिगत जनगणना करा के करोगे क्या? मैंने कल या परसों किसी सार्वजनिक सभा में मैंने कहा था कि देश की जनता को गुमराह करके राजनीति नहीं की जानी चाहिए। और पुणे के शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने 2019 के विधायक सिद्धार्थ शिरोले को मैदान में उतारा है। शिरोले को क्षेत्र में मेट्रो के विकास और यातायात को बेहतर बनाने का दावा करते हैं। शिरोले से बात की है हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। पुणे के शिवाजी नगर इलाके को एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है और यहाँ से दूसरी बार चुनावी मैदान में भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थ शिरोले जी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बात करते हैं। पहले तो एजुकेशन हब के लिए यहाँ क्या क्या प्रयास हुए? पुणे एक तो यहाँ पे बहुत सारे रिनाउंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, इसलिए पूरे दुनिया भर से, देश भर से लोग यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं। जैसे हमारी पुणे यूनिवर्सिटी है,
बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, सिम्बायोसिस कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूट्स है। तो हमने इन 5 सालों में जो हमारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में से जो ITI है उसको एम्पावरमेंट का काफ़ी सारा हमने काम किया हुआ है। क्या विकास कार्य आपने अपने क्षेत्र में किया? यहाँ पे मेजरली जो हमारे शिवाजी नगर में मेट्रो का जो पूरा नेटवर्क है वो आउट ऑफ यानी जब जो 30 मेट्रो स्टेशंस अभी पुणे शहर में पूरे, उसमें से 10 मेट्रो स्टेशंस हमारे शिवाजी नगर में है। अभी हमारी शिवाजी नगर से हिंजेवाड़ी की जो मेट्रो है उसमें भी लगभग काफ़ी 23 मेट्रो स्टेशन, 23 मेट्रो स्टेशन, उसमें से और 7 मेट्रो स्टेशन पुणे में आ रहे हैं। तो सबसे लार्जेस्ट पुणे शहर के अगर 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज पकड़े तो 17 स्टेशंस लगभग हमारे मेट्रो के शिवाजी नगर में। तो जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमारा बहुत ही रिफॉर्मेटिव काम मेट्रो के माध्यम से हुआ है। का संकल्प पत्र क्या होगा आपके क्षेत्र के लिए, या विजन हम कह सकते हैं अगले 5 साल के लिए? मेरे ख्याल से यही जो हमारे अर्बन रिन्यूअल्स के जो मेजर चैलेंजेस है, जैसे कि ट्रैफिक है, उसमें जो आमूलाग्र बदल होने चाहिए, उसके जो काम शुरू किए हैं उसको कंप्लीट करना। वाटर है, वाटर के साथ हमारी जो लड़ाई है उसमें हमने वाटर सफिशिएंट, वाटर एडुकेट होना चाहिए, उसके लिए जो प्रोजेक्ट्स लगे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन करना। उसके साथ हमारी एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट के पास हमारी कमिटमेंट है, तो हमारी नदियाँ हैं उसको साफ़ सुथरा रखने के लिए अभी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के प्रोजेक्ट्स चालू है उसको कंप्लीट करना। और उसी के साथ जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका नेटवर्क बढ़ाते रहना, उसको इंटीग्रेटेड करना। हमारे साथ शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो आगे आने वाला जो 5 साल होगा, अगर उन्हें जनता आशीर्वाद देती है तो चाहे ट्रांसपोर्टेशन की समस्या हो, चाहे बेहतर क्षेत्र को बनाने की समस्या हो, उसके लिए वो कार्य करेंगे। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, शिवाजी नगर। और भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे पर विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक इंडी गठबंधन के लोग वोट जिहाद का काम कर रहे हैं। पहले बांटो, बांटने का काम कर रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस पार्टी और JMM। और जब बांट दो तो काटने का काम करवाएंगे घुसपैठियों से। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक मुसलमानों को अपील हो रही है कि आप वोट करिए और वोट करिए इंडी अलायंस के लिए। तो ये आज पूछा जाएगा और मजबूती से पूछा जाएगा, कृपया करके ये बताइए, ये वोट जिहाद नहीं है तो और क्या है? संविधान का उल्लंघन नहीं है तो और क्या है? मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन नहीं है तो और क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का वायलेशन नहीं है तो और क्या है? और गौरव भाटिया ने महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए महाविकास अघाड़ी पर महाराष्ट्र में तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रथम चरण का जो मतदान हुआ है झारखंड में, एक बात स्पष्ट हो गई है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार भारी बहुमत से झारखंड में आ रही है और महाराष्ट्र में भी जो हवा चल रही है, तो यह स्पष्ट हो गया है कि जीत महायुति की होगी। चाहे वो महावसूली अघाड़ी हो और चाहे वो हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी हो। क्या मुद्दे उठ रहे हैं? घुसपैठियों को इलू इलू, तुम मेरे अपने हो, और इसी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा हो जाती है महाराष्ट्र में। अरे दम नहीं है अगर तुम में, अगर नागरिकों से तुम्हें वोट नहीं मिलता है तो महावसूली अघाड़ी को चाहिए कि राजनीति छोड़ दे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे
लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के उदयपुर जिले के जनजाति बहुल कोटड़ा का दौरा किया, जहां उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इस मौके पर वनवासी कल्याण परिषद की ओर से बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति शामिल हुए। वहां उन्होंने कमली ट्राइबल्स और वनवासी कल्याण परिषद एवं राजीविका वन धन विकास केंद्र की स्टॉल्स का अवलोकन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने अपनी माता केसरी देवी की स्मृति में एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण भी किया। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान के उदयपुर के कोटड़ा में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। ये खबर हमने आपको दिखाई और इस दौरान उन्होंने कहा कि जनजातीय संस्कृति और धरोहर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद पर आसीन होना जनजातीय गौरव का प्रतीक है। उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र की समावेशिता और विविधता का प्रतीक बताया। अब अपना भारत बदल रहा है। देश के सबसे बड़े पद पर, राष्ट्रपति के पद पर आज के दिन जनजाति की महिला विराजमान है, द्रौपदी मुर्मू जी। कितना बड़ा बदलाव आप देखिए, कितना बड़ा सम्मान है। और ये सम्मान किसी की बख्शिश नहीं है, ये आपका और हमारा अधिकार है। उस अधिकार को प्राप्त किया है और पद को सुशोभित किया है। और छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं। नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। मुठभेड़ में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री इसके ऊपर अरुण साव उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से नक्सलियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद डबल इंजन की सरकार अपने वायदे के अनुरूप बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में ठोस और मजबूत कार्यवाहियां लगातार कर रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी मुस्तैदी से सुदूर क्षेत्रों में भी जाकर नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं, बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। और दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली के शादीपुर का AQI 451 दर्ज किया गया, जबकि नरेला और वजीरपुर जैसे क्षेत्रों में भी प्रदूषण का स्तर गंभीर प्लस श्रेणी के करीब पहुंच गया। लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण सख्त कदम उठाए गए हैं। इसके चलते प्राइवेट BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर रोक लगा दी गई है। नियम तोड़ने पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। निर्माण कार्य पूरी तरह से उस पर रोक लगाई गई है। इंटरस्टेट डीजल बसों की एंट्री बैन की गई है और मेट्रो में 60 अतिरिक्त फेरे शुरू किए गए हैं ताकि लोग सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर सकें। दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना ने फरवरी 2025 तक सरकारी कार्यालयों के समय को बदलने की मंजूरी दी है। वहीं दूसरी ओर प्रदूषण नियंत्रण के लिए पहले से तैयारी न करने पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने नाराजगी जताई है। उन्होंने उपराज्यपाल VK सक्सेना के फैसले का समर्थन किया, वहीं आप सरकार को जमकर घेरा। है कि ये एक अच्छा प्रयास है अपनी दिल्ली, अपनी राजधानी को सुरक्षित करने का। और आम आदमी पार्टी की तकलीफ मैं समझता हूँ। उन्हें सुरक्षा का कोई भी
या दिल्ली को बचाने का कोई भी उपाय होता है तो उन्हें वो राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। एक वर्ग विशेष को खुश करने की जो उनकी नीति है उसके लिए उनकी मजबूरी है, वो इस तरह से बोलते हैं। लेकिन माननीय उपराज्यपाल जी के इस कदम का मैं तो समर्थन करता हूँ, दिल्ली वाले भी इस कदम का स्वागत करेंगे। दिल्ली में एयर पोल्यूशन एक गंभीर समस्या है और दिल्ली अगर ग्रेड 3 की जद में आई है तो अरविंद केजरीवाल के सरकार के नकारेपन और उनके निकम्मेपन का परिणाम है कि आज दिल्ली इन व्यवस्थाओं को देख रही है। और दिल्ली समेत एनसीआर के क्षेत्रों में भी अत्यंत धुंध का प्रकोप देखा जा रहा है। दिल्ली से दूर हरियाणा के करनाल में भी धुंध का कहर जारी है। करनाल में धुंध की मोटी परत छाई हुई है। एनसीआर के तमाम इलाकों में से एक गाजियाबाद भी एयर क्वालिटी का वहाँ स्तर बहुत ख़राब है। प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण गाजियाबाद क्षेत्र में भी धुंध छाई हुई है। इस बीच दिल्ली के कई इलाकों में वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदूषण से निपटने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।